नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीएससी वाली दीदी पर। आज मैं अपने लेक्चर 4 को कंटिन्यू कर रही हूँ, जो है वन लाइनर फैक्ट्स की सीरीज़। हम पहले भी डेली 30 क्वेश्चंस की जो सीरीज़ को स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम वन लाइनर फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं। आज उसमें हम पॉलिटी के 30 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। इसमें से ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो पहले पूछे जा चुके हैं और जो आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करेंगे हम आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो यह प्रावधान किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसको आप रेगुलेटिंग कर लीजिएगा, इसमें रेगुलेटिंग लिखा है, पर इसका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इसका आंसर है। ठीक है, इसके पहले जज कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ये थे सर एलिजा एम्पे। सर एलिजा एम्पे पहले इसके मुख्य न्यायाधीश थे। अगर हम बात करें थोड़ी सी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस एक्ट के तहत गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था बंगाल का? तो ये भी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। इसके अलावा इस एक्ट के तहत ब्रिटिश शासन को, ब्रिटिश कैबिनेट को किस चीज़ की शक्ति मिल गई थी? भारतीय मामलों पर नियंत्रण की। भारतीय मामलों पर नियंत्रण की शक्ति रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत मिली थी। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो इसका विचार कहाँ से लिया है? यूएसए से। यूएसए से इसका विचार लिया है। अगर बात करें हम लैंग्वेज की, इसकी भाषा, तो ये कहाँ से आई है? ये आई है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, निम्न अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो यह अनुसूची कौन सी है? पहली। अगर हम बात करें दूसरी की, तो ये किसकी बात करती है? वेतन। और तीसरा शपथ। पांचवी अनुसूची के बारे में क्या है? पांचवी अनुसूची किससे संबंधित है? जो भारत संघ के अनुसूचित क्षेत्र हैं या अनुसूचित जनजाति यानी SC ST के जो क्षेत्र हैं, उनके प्रशासन व नियंत्रण से संबंधित है। इन पर कौन नियंत्रण रखेगा, ये हमें पांचवी अनुसूची में इसकी डिटेल मिलती है। नेक्स्ट है, निम्न शब्दों में से कौन सा ऐसा शब्द है जो सन 1975 में, सन 1975 में भारतीय संविधान में यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, नहीं वर्ड बहुत बार कंफ्यूज करता है बच्चों को। बहुत बार हम इसी उसमें गलत भी कराते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। तो ये आपका क्या होगा? अखंडता। अखंडता शब्द उस समय नहीं जोड़ा गया था, अखंडता को नहीं जोड़ा गया था। 42 अमेंडमेंट था, ये सभी को पता होगा। ये 42वें संशोधन के द्वारा सन 1976 में 3 शब्द जोड़े गए थे। ये थे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, ये 3 शब्द थे जो कि 1975 के बाद यानी 1976 में 42 अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए थे। इससे पहले ये 3 शब्द जो थे वो हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? पूर्ण रूप से लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, इकहरी नागरिकता और केंद्र और राज्यों के बीच में शक्ति का बंटवारा। तो इसका आंसर क्या है?
एकरी नागरिकता, जो हमारी एकरी नागरिकता है, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है संपूर्ण राष्ट्र गायन का जो गायन काल है वो कितना है। हमारा राष्ट्रगान क्या है, जन गण मन, है ना। किसने लिखा है ये, रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब इसका टाइम कितना है, 52 सेकेंड इसका आंसर है। देखिए जब हम पूरा राष्ट्रगान गाते हैं तो हमको लगते हैं 52 सेकेंड, और जब हम इसको शॉर्ट में गाते हैं तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आई थिंक पटवारी एग्जाम में पूछा गया था कि इसको कितना टाइम लगता है। तो जब हम इसको शॉर्ट में गाते हैं तो इसका टाइम पीरियड है 20 सेकेंड, 20 सेकेंड। नेक्स्ट है निम्न राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम क्या है। हरियाणा महाराष्ट्र राजस्थान, हरियाणा महाराष्ट्र राजस्थान, राजस्थान महाराष्ट्र हरियाणा, और महाराष्ट्र राजस्थान हरियाणा। तो क्या है, ध्यान से देखिए। देखिए 1966 में हरियाणा बना था, 1960 में महाराष्ट्र बना था, और उसके पहले बना था राजस्थान 1956 में। तो इसका आंसर क्या हो गया, हरियाणा महाराष्ट्र राजस्थान। अवरोही क्रम तो सब समझ गए हैं। आई थिंक इंग्लिश मीडियम के बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ गया आपका, राजस्थान। इसकी स्थापना सन 1956 में हुई है। महाराष्ट्र, इसकी स्थापना सन 1960 1960 में हुई है। हरियाणा, इसकी स्थापना 1966 यानी कि 1966 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में नागरिकता की निम्न विशेषताओं में से कौन सा सही नहीं है। तो संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता, राज्य तथा राष्ट्रीय की नागरिकता और राज्य की एकल नागरिकता, ये दोहरी है, सॉरी, दोहरी नागरिकता और राज्य की एकल नागरिकता। इसका है संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। क्या है इसका आंसर, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता इसकी विशेषताओं में नहीं है। क्यों, क्योंकि जो भारत है वो हमारा एक नागरिकता की अनुमति देता है, राइट। जबकि जो अमेरिका है वो हमको कैसी देता है, दोहरी नागरिकता की अनुमति देता है ना, वहाँ पे दोहरी नागरिकता है। और अगर हम बात करें नागरिकता किस आर्टिकल में दी गई है, तो ये आपकी अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 यानी आर्टिकल 5 to 11 इसका वर्णन है। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको संविधान की धारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी है। किसको दी है भाई, ये दी हुई है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। किसके तहत, संविधान का जो आर्टिकल 13 है, ये मूल अधिकारों का जब हम उल्लंघन करते हैं तो उसके विरुद्ध हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों में से कहीं भी जा सकते हैं। और हमको ये शक्ति किस आर्टिकल के तहत दी गई है, ये है आपका आर्टिकल 32। और अगर हम बात करें हाई कोर्ट की तो ये आर्टिकल 226। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा भाग राज्य कल्याणकारी आदर्श घोषित करता है। तो ये है आपके डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार इसमें शामिल है। तो इसका आंसर क्या है, आर्टिकल 51A। आर्टिकल 51A इसका आंसर है। अगर हम थोड़ा सा दूसरे आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं तो आर्टिकल 40 क्या कहता है कि ग्राम पंचायतों का गठन। आर्टिकल 50 बहुत बार पूछा जा चुका है, ये आपको न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है, राइट।
नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए फिर से निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? कौन सा अनुच्छेद है ऐसा जो राष्ट्रपति के पद के लिए फिर से निर्वाचन की योग्यताओं को निर्धारित करता है? तो ये है आपका आर्टिकल 57। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। आर्टिकल 57 क्या है? राष्ट्रपति के पद के लिए जो भी योग्यताएं हैं फिर से निर्वाचित होने की, वो इसमें वर्णित हैं। तो आर्टिकल आपका 57 इसका आंसर है। आर्टिकल 56 क्या है? आर्टिकल 56 इनका कार्यकाल। और आर्टिकल 58 में क्या दिया हुआ है, क्या क्या योग्यताएं होंगी। ठीक है। नेक्स्ट है, किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। तो ये है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। राइट। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा बहुत ही ये महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे हैं, ये भोपाल के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ये क्वेश्चन MP से रिलेटेड है, तो बहुत बार पूछा भी जा चुका है MP PSC में। इसके अलावा ये 9वें नंबर के राष्ट्रपति थे और 13वें उपराष्ट्रपति। ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं आपके साथ ये डिस्कस कर रही हूँ। और डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में तो सभी लोग जानते ही हैं कि ये हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे और इन्हीं की याद में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रधान हैं प्रधानमंत्री। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होता है? राष्ट्रपति के मनोनयन से, राष्ट्रपति स्तर पर सीधे चुनाव से, लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के द्वारा सीधे चुनाव से, या फिर लोकसभा की सांसद और विधानसभा के विधायकों के सीधे चुनाव से? तो इसका आंसर क्या होगा? आर्टिकल 66 के 1 के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। इसका चुनाव कैसे होता है? ओके, तो आर्टिकल 66 का जो 1 है वो क्या बोलता है कि जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है वो कैसे होगा? लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद हैं इनके द्वारा सीधे चुनाव से। कैसे होता है ये? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय जो मत पद्धति होती है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होती है। तो इसके द्वारा होता है यह चुनाव, और ये चुनाव कैसा होता है? गुप्त मतदान होता है। नेक्स्ट है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो ये है आपका आर्टिकल 148। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 148 के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। तो ये है आपके मंत्रिमंडलीय सचिव। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन के तहत कौन से राज्य से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? कौन सा संशोधन है? तो ये है 7वां और 31वां। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न राज्यों तथा संशासित क्षेत्र के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है? तो ये किसकी है? ये है आपके चंडीगढ़, सिक्किम और मिज़ोरम। ये इसका आंसर क्या हो गया? बी। इसके अलावा कुछ ऐसी भी हैं जिनमें सीट्स हैं 2। तो ये कौन कौन से हैं? गोवा, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश
आदि। इन सभी में आपको 2-2 सीटें मिलेंगी लोकसभा की। नेक्स्ट है, नवीं लोकसभा को कब भंग किया गया था? जो 9वीं लोकसभा है इसको भंग किया गया था 13 मार्च 1991 को। नेक्स्ट, लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? इम्पोर्टेंट, तो ये सौंपते हैं उपाध्यक्ष को। वर्तमान में हमारे कौन हैं अध्यक्ष? ये हैं श्री ओम बिरला जी। नेक्स्ट है, एक वर्ष में कितनी बार कम से कम संसद की बैठक होनी आवश्यक है? कितनी बार होनी आवश्यक है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ये आपके आवश्यक है 2 बार, ये हर 6 महीने में होती है, राइट। तो ये आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट है, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को क्या माना जाता है कि ये किस देश की देन है आखिर? तो ये आपकी भारत की ही देन है। 12 बजे ये शुरू होती है, इसलिए इसको शून्यकाल के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है वो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है साधारण विधेयक से। किससे? साधारण विधेयक से। देखिए, जो संसद के दोनों सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इसमें संयुक्त बैठक जो है वो एक नॉर्मल सा, जो बोल सकते हैं, एक नॉर्मलाइजेशन के लिए होता है एक तरीके से ये। तो इसमें क्या होता है कि इसका एक तो देखिए, आपको ये भी याद रखना है कि इसका वर्णन किस में किया गया है, तो आर्टिकल 108 में है इसका वर्णन, ठीक है। और इसके अनुसार जब भी किसी विधेयक पर दोनों सदनों में कोई विचार है, जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही विचार में मतभेद है ना, मिल नहीं रहे हैं आपस में विचार, तब आप क्या करते हैं, ये किसी विधेयक पे मतभेद हो जाता है तो इसको पारित करना संभव नहीं है ऑब्वियसली, है ना। तो इसको दूर करने के लिए राष्ट्रपति क्या करते हैं, एक संयुक्त बैठक का आयोजन करते हैं। साधारण विधेयक के लिए संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। जैसे कि कोई और वित्त विधेयक है या कोई और विधेयक है, यानी संविधान संशोधन विधेयक है, इनके लिए कोई भी संयुक्त बैठक का आयोजन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ये बहुत बार पूछा जा चुका है। देखिए, इसका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 1 वर्ष। कितना? 1 वर्ष। इसके अलावा पहले तो संसद में कितनी समितियां हैं? तो संसदीय समितियां अगर आप लोगों ने पढ़ी हैं तो ये 3 हैं, है ना। पहली है लोक लेखा समिति, दूसरा है प्राक्कलन, और तीसरी है आपकी सरकारी उपक्रम। ये 3 हमारी समितियां होती हैं। देखिए, लोक लेखा समिति की बात करें तो इसमें कुल 22 मेंबर्स होते हैं, है ना। इसमें 15 सदस्य कैसे होते हैं? इसमें 15 + 7 को याद रखिएगा। इसमें लोकसभा और ये होते हैं राज्यसभा से। इसका भी कार्यकाल कितना होता है? 1 ईयर का टेन्योर होता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें प्राक्कलन समिति की, तो इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 30 होती है, ठीक है। और इसका हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि 1 वर्ष यानी 1 ईयर इसका टेन्योर होता है। तीसरा है आपका सरकारी उपक्रम की समिति। तो सरकारी उपक्रम में क्या होता है? इसमें भी 22 होते हैं मेंबर, 15 + 7, और इसका भी कार्यकाल 1 साल का होता है। एक याचिका समिति भी होती है ना। याचिका समिति में क्या होता है? सदस्यों की संख्या होती है 15, और इसके जो सदस्य होते हैं वो अध्यक्ष के द्वारा नाम निर्देशित होते हैं। और इसका जो कार्यकाल है, कार्यकाल का कोई भी टेन्योर डिस्कस नहीं है कि ये कितने साल तक होगा। नेक्स्ट है, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? तो इसका उद्घाटन किया गया है 28 जनवरी 1950 को। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ। दूसरी, याद रखिए, पहली नहीं पूछ रहा है, दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ, यानी जजेस के जो मेंबर्स हैं वो सबसे ज़्यादा किस केस में बने थे? तो इसका आंसर क्या हुआ? गोलकनाथ केस में। देखिए, पहला तो था केशवानंद भारती केस, अगर सबको याद होगा, तो रिसेंटली बहुत न्यूज़ में था क्योंकि इनकी डेथ भी हो गई है। तो 13 मेंबर्स की ये कमेटी बैठी हुई थी,
ठीक है। लेकिन जो गोलकनाथ केस है ये दूसरे नंबर पे इसलिए आता है क्योंकि इसमें 11 जजेस की कमेटी थी, ठीक है, 11 जजेस थे। नेक्स्ट है, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उससे अगर हमें कोई भी लॉ के बारे में, कोई भी क्वेश्चन के बारे में हमको कोई भी एडवाइस चाहिए तो इसका अधिकार किसको है? ये अधिकार है राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार। देखिए, व्याख्या करने का अंतिम अधिकार यानी कि जो उसने बोल दिया वही होना है भाई। तो इसके अधिकार किसको दिया गया है? ये दिया गया है हमें सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी डिसाइड किया है वही उसका अंतिम फैसला है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन राज्यपाल के पद की शपथ ग्रहण करवाता है? तो ये कौन करवाता है? भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति ही किस आर्टिकल के अंतर्गत करवाते हैं? 179, ठीक है ना। 179 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाते हैं। इसी के साथ हमारी 30 क्वेश्चन की सीरीज़ होती है यहीं समाप्त। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, लेक्चर्स को कंटिन्यू करते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दूसरों के साथ ज़ोर शोर से प्लीज़ शेयर कीजिए जिससे कि मेरे